गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम देखेंगे विजन का इकॉनमी पोर्शन, जो बहुत दिनों से मैं समझ रही हूँ आप लोगों को इंतज़ार था। और मई 2023 का गाइस इकॉनमी का सेक्शन है, ठीक है। तो विल डिस्कस द इकॉनमी पार्ट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। एक में हम 4 सेक्शंस ले लेंगे, फिर फर्दर आगे हम 4 सेक्शंस लेके इसको कवर करते हैं। देखो आज का ना टॉपिक है, इसमें सबसे पहले है कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है। जो आपका कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कुछ कुछ नई चीज़ें नए प्रोविजंस के साथ लेकर आई गई है। कंपटीशन का जो एक्ट था वो 2002 वाला है, ठीक है। उसी को हमने अमेंडमेंट कराया हुआ है। अच्छा देखो, वो जो रिप्लेस होके बना था तो याद रखना वो किसको रिप्लेस होके बना था? MRTP, मोनोपोलीज एंड योर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड वाले को हमने रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट बनाया था। फिर हमने इसको बनाया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि कोई भी अगर एक्ट में फॉरबिड किया जाता है, कोई भी अगर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहा है या कोई डोमिनेंट पोजीशन कॉर्पोरेट की अब्यूज़ कर रहा है या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इंडिया के अंदर कंपटीशन को लेके, तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है। इस एक्ट में वही सारी चीज़ें डील की जाती हैं। अब समझने वाली बात है, इस एक्ट के तहत कौन कौन से नए नए चेंजेस लेकर आए गए हैं। तो गाइस इस वक्त सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट ने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को ही एक्सपेंड करा है। मर्जर, एक्विजिशन, अमेलगमेशन, है ना, ये सारी इनकी डेफिनेशंस को एक्सपेंड करते हुए जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वैल्यू अबव रुपीज 2000 करोड़, वो सारी को यहाँ पर कंबाइन करके एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर बोला हुआ है रिडक्शन इन दी टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशंस। जैसे ये मर्जर हो गया तो कॉम्बिनेशन बना, एक्विजिशन है, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं इनके टाइम लिमिट को रिड्यूस करा है 210 दिन से 150 दिन तक। तो CCI को एक तरह से अब आप कह सकते हो प्राइमा फेसी ओपिनियन फॉर्म करना होगा विद इन 30 डेज़ के अंदर ही, अदरवाइज कॉम्बिनेशन जो है वो फिर अप्रूव अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल और क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस को समझाया गया है, कैसे मैनेजमेंट अफेयर और दूसरी चीज़ों को वो करेगा। स्कोप ऑफ कार्टल्स, यानी कि जो हब एंड स्पोक अरेंजमेंट है, इसको समझ लो आप। हब एंड स्कोप अरेंजमेंट क्या होता है? देखो बेसिकली जो कंपनीज इंगेज नहीं होती ना किसी सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज़ में, आइडेंटिकल एक्टिविटीज़ में, तो उनको फिर लाइबल ठहराया जाता है, फिर एंटी कॉम्पिटिटिव हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट उनके साथ एक कार्टिलाइजेशन किया जाता है, ताकि वेयर दे अपने आप ताकि वो फैसिलिटेट कर पाएँ और अल्टीमेटली जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना अरेंजमेंट कर उस हिसाब से कंपटीशन को लीड करेंगे, ठीक है। तो उसके एक्सपेंशन को, उसमें स्कोप को बढ़ाया गया है। अब सबसे पहली बात तुम्हें समझने की ज़रूरत है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर ही है। याद रखना स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट के तहत 2002 में बनाई गई थी। तो किस तरह की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। प्रैक्टिसेस जो भी इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट डाले कंपटीशन पे, उसको एलिमिनेट करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड मार्केट देना, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ये सारे की सारे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। समझने की ज़रूरत ये है कि इस एक्ट में जो नए नए चेंजेस लाए हैं उसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड पेनल्टी प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो लिमिटेशन पीरियड जो था ना फॉर फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, उसको इन्होंने ठीक करा है। क्या करा है समझ लो। कंप्लेंट जो अक्सर एंटी कॉम्पिटिटिव के अगेंस्ट होती थी, कंडक्ट नीड्स टू बी फाइल्ड, उसको देना है विद इन 3 ईयर्स। आप फटाफट उसको फाइल करो और उसमें पूरा एक्शन कोर्स जो है उसका 3 साल में कवर करा जाएगा। कोई डिले नहीं करना है। पेनल्टी को इन्हांस करा गया। कोई फॉल्स स्टेटमेंट आई है, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन को गायब करा गया तो उसको 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया है, पेनल्टी बहुत बढ़ा दी गई है। ग्लोबल टर्नओवर पर भी बेस्ड पेनल्टी भी शुरू कर दी गई है। पेनल्टीज़ फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, अब्यूज़ अगर आपने करा है तो आप पेनल्टी के हकदार हो। अच्छा, ऑफेंसेस को ना कंपाउंड भी करा गया है, यानी कि अगर देखो यहाँ पर ये जेल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें अलाउ किया गया है कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस। तो कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल है जिसने क्राइम करा है उसको कुछ कंपनसेशन एक्यूज़ को देना पड़ेगा। कोई मॉनेटरी नेचर का ज़रूरी नहीं है कि भैया फटाफट मॉनेटरी नेचर का देके तो लिटिगेशंस को अवॉइड जो करते हो उस तरह का फिर आप मत करो, ठीक है। तो इंडिकेट कि इंडिविजुअल विद होम द क्राइम हैज़ बीन परपिट्रेटेड हैज़ एक्वायर्ड सम कंपनसेशन फ्रॉम द एक्यूज्ड, नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफ मॉनेटरी नेचर कि उसको ख़त्म करने की, बल्कि कुछ और भी जो उसका बेसिक नुकसान हुआ है वो। लीनियंसी इसमें रिज़ाइन भी एक है। जब कोई पार्टी को देखो, मान लो कुछ कार्टेल इन्वेस्टिगेशन उसकी होती है, उसमें ट्रू एंड वाइटल डिस्क्लोजर हुआ कि एलिजियो वायलेशन हुआ है,
और अनदर डिस्क्लोज कार्टल कुछ निकल कर आया, तो ऐसे में एडिशनल लेसर पेनल्टी कार्टल के लिए इन्वेस्टिगेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है उसमें भी ग्रांट की जाएगी। डीक्रिमिनलाइजेशन भी है, जैसे कि सर्टेन ऑफेंसेस है उसको डीक्रिमिनलाइज भी करा गया है, यहाँ पर खाली फाइन्स टू पेनल्टीज़ तक यहाँ पर रखा गया है उसको, तो ये भी एक सीन है। कुछ दूसरे प्रोविजन है, जैसे कि ना यहाँ पर लगाया गया है कि सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म जो है यहाँ का, कि वो उसको थोड़ा सा ठीक करा गया है। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशंस किया गया है, परचेज ऑफ शेयर्स एंड ऑल, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करा गया है कि जो भी कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप जो कर रहे हो उसमें आपको एक ऑफ़र जो दिया जाता है, मान लो एक्विजिशन शेयर्स के हैं, सिक्योरिटी है थ्रू ट्रांजैक्शन और रेगुलेटेड स्टॉक, वो भी वो CCI के अप्रूवल के बाद ही करोगे आप। डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पर एक, एज़ पर कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट जो DG होगा, डायरेक्टर जनरल होगा, वो अपॉइंट होगा बाय द CCI, वो भी प्रायर अप्रूवल के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अप्रूवल देगी, जैसे पहले नहीं होता था ना, स्पेल पावर वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, खाली उसी के बाद होती थी। अभी तो क्या है, अपॉइंटमेंट तो CCI कर रहा है और अप्रूवल एक बार ही ले लेगा उस सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद हो जाएगा, मतलब है यहाँ पर। पहले ना देखो कंसर्न्स थे इस रिगार्डिंग एक्ट के तहत, कुछ कंसर्न्स भी देखे गए हैं भाई, कुछ सिग्निफिकेंट भी है। देखो एम्बिग्यूटी है, कॉन्सेप्ट मटेरियल इन्फॉर्मेशंस के बारे में नहीं है, बर्डन पार्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा है, डिटेल एंगेजमेंट वगैरह इसके बारे में बर्डन बढ़ जाएगा, कंसिडरेबल टाइम प्रेशर बढ़ रहा है, फ्लड एडिशनल ट्रांजैक्शन जो भी हैं उसकी वजह से CCI ड्यू टू लो थ्रेशोल्ड होने की वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसे ख़राब हो रही हैं। अब ऐसी तरह की जो अमेंडमेंट हैं क्यों की जाती हैं, देखो क्यों की जाती है, उसका सबसे पहला कारण है चीज़ों का स्पीडी अप्रूवल होना। कि मैक्सिमम अभी हमने क्या बोला, क्या कंसर्न आ रहे थे कि टाइमली ना अप्रूवल नहीं होती हैं, स्पीडी अप्रूवल्स नहीं होती हैं, कॉम्बिनेशंस जो अप्रूव ही नहीं किए जा रहे थे, मैक्सिमम टाइम लिमिट उसका रिड्यूस करा गया, मैंने बताया ना अभी आपको। उसके साथ साथ फेयर कंपटीशन की बात की गई है कि जो भी CCI अप्रूवल ट्रांजैक्शन 2000 करोड़ के थ्रेशोल्ड के बाहर होंगी, एक्ट में इंश्योर करना है कि वो लार्ज स्केल मर्जर एक्विजिशन को देखें और ऐसा ना करें कि कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस या फेयर कंपटीशन मार्केट से हट जाए, उसको चेक करते रहना है। पेनल्टीज़ हायर कर दी गई हैं, जो ग्लोबल टर्नओवर आपने देखा अभी, उसमें हायर पेनल्टीज़ लगाई गई हैं मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज़ को, ताकि वो अपनी उसमें रहें, अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करें, डेटरेंस में काम करें। फिर उसके बाद जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी गई है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस में जो भी मर्जर कंट्रोल जुरिस्डिक्शन है उसको बढ़ाया गया है, फास्टर रेजोल्यूशंस की बात की गई है इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स को लेके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आता है ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लिबोर जिसको हम बोलते हैं, उसको याद रखना है क्या है। देखो RBI ने इशू किया है, एडवाइजरी बैंक्स को दी है, कुछ अदर RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़ को दी है, उनसे पूछा है कि भाई कंप्लीट जो हमें ट्रांजिशन लेना है ना लिबोर से जुलाई 1 को ले लेना है। लिबोर क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लिबोर है हमारे यहाँ पे चलता है MIFOR, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट रेट, ठीक है, इसको फेज आउट करा गया बाय जून 30 तक, ठीक है। MIFOR है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, हमारा बेंचमार्क था, इसको पब्लिश कौन करता था, याद रखना, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको करता था, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद जितने भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे एडवाइस लिया गया है कि जितनी भी कोई भी ट्रांजैक्शन जो इसके तहत की जा रही थी, जो कस्टमर बड़े रिलाए थे प्राइस यूजिंग द US डॉलर, लिबोर और MIFOR, उनको ये सारी चीज़ें अब पहले से ही बता दी जाएंगी, ठीक है, कि अब ये लिबोर से फेज आउट करा जा रहा है, इसको ख़त्म करा जा रहा है। तो जो ग्लोबल ट्रांजिशन है ना फ्रॉम लिबोर वाज नेसेसिटेड, अब तभी कर दी गई थी, ब्रिटिश फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ ने डिसाइड करा था कि फ़ेज़ आउट करना है 2017 में फॉर डिस्कवरिंग सम, बड़े सारे लार्ज बैंक जो थे ना उन्होंने मैनिपुलेट करा था रेफरेंस रेट को, इसीलिए फॉल्स डेटा दिखाया था, तो इसीलिए तभी से चल रहा था ये प्रक्रिया। अब इसको बंद करने की बात कर दी गई है। देख लो लिबोर के बारे में समझ लो, बेंच रेट मार्क देता है ये, एक ग्लोबल बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट देता है, मेजर बैंक्स को लेंड टू वन अनदर, इंटरनेशनल एक बैंक रेट है फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। 2014 से पहले लिबोर को एडमिनिस्टर करने के लिए ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन था, बाद में इसकी मेंटेनेंस वगैरह UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के तहत आ गई थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो इनका काम होता था सेटल करना ट्रेड्स को, फ्यूचर है, ऑप्शन स्वैप्स वगैरह, ये सारे के सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ना, इनको एक्सचेंज वगैरह में कराने के लिए, ट्रेड पे सेटल कराने के लिए एक बेंचमार्क रेट देते हैं, ये समझ लो कुछ उस तरह का। फ्लोटिंग रेट सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करना, ये सारे काम करते थे। कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह दे रहे हो, कंज्यूमर लेंडिंग प्रोडक्ट्स जो दे रहे हो आप, उस पर क्या इंटरेस्ट बेंचमार्क रेट लगाना, वो सब काम इन्हीं का होता था। अब देखो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है कि फ़ेज़ आउट किया जाए लिबोर को, ग्लोबल ट्रांजिशन क्योंकि हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, रिलायंस ऑन बैंक्स। सेंट्रल फ्लॉ है मैकेनिज्म का, वो ये कह रहा है कि हेवली जो है ना
बैंक्स टू बी ऑनेस्ट विद देयर रिपोर्टिंग डिसरिगार्डिंग देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। सबसे पहले हमारी यही कोशिश है, देखो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं और कई हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं विद आवर स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप मानते हो। अब बैंक्स को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, प्रॉफिट है, वो एक तरफ हैं, लेकिन बैंक की अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू बी ऑनेस्ट। तो रिलाइज ऑन बैंक को एक अच्छा देने के लिए, हेविली बैंक टू बी ऑनेस्ट होने के लिए रिपोर्टिंग, ताकि उनकी सही ढंग से हो पाए, एक तो ये। और हर जगह हम यही सोच रहे हैं। मैनिपुलेशन की बात, अब 2012 में एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की गई, द लिबोर वॉट है ना, कैसे उसको साइड अनकवर्ड वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा ना इन्होंने चीज़ों को मैनिपुलेट करा था, लॉन्ग लास्टिंग स्कीम्स को मल्टीपल बैंक्स की मैनिपुलेट करा था इन्होंने अपने प्रॉफिट के चक्कर में। तो तभी से कहानी शुरू हो गई थी। 2023 में हम इसको बंद करने की बात करें तो कब से इसका शुरू हो गया था। अब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इसका यूज़ देखा गया था, कि यूज़ किया गया था, बहुत एब्यूज क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से, और ये सारे के सारे रेट लिबोर ने दिए थे। तो अल्टीमेटली वी हैव सीन द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो। तो वी नीड समथिंग, है ना, काइंड ऑफ चेंज। एडिशनल ट्रांजिशन बेनिफिट इंडिया को क्या मिलेंगे इससे? देखो, सबसे पहला, अगर हम लिबोर से फेज़ आउट हो रहे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि फाइनेंसिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। जो रेफरेंस फेज़ ये सब हम करते थे ना, ये हमारा कम होगा, हमारी रोबस्टनेस और हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, हमारी बोरोइंग कॉस्ट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। मोरओवर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स जो हैं विल बी बेनिफिट फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ लिबोर प्रीमियम। बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, है ना, अपने आप में एक ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट होगा तो मोर कंपटीशन इन द मार्केट बढ़ाएगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू मोर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो वो उसकी बहुत ज़रूरत थी। अब दो बातों को याद रखो, दो टर्म्स को ज़रूर समझ लो। एक टर्म होता है फाइनेंशियल बेंचमार्क, एक होता है ओवर द काउंटर मार्केट बेंचमार्क। फाइनेंशियल बेंचमार्क का मतलब है इंडाइसिस, वैल्यू, रेफरेंस रेट, ये सारे के सारे ना फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग सेटलमेंट करने के लिए फाइनेंशियल बेंचमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। काइंड ऑफ रेफरेंस इंडाइसिस वैल्यूज़ हैं। ओवर द काउंटर में डिसेंट्रलाइज मार्केट है, जहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट मान लो ट्रेड कर रहा है, कुछ स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर रहा है या कुछ कॉमोडिटी खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज अगर चल रहा है, तो विदाउट सेंट्रल एक्सचेंज और ब्रोकर के ओवर द काउंटर मार्केट में डिसाइड कर लिया इंस्ट्रूमेंट्स ने डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज। ये पार्टिसिपेंट जो है वो इस साइड से दिखाई दे रहे हैं कि वो मार्केट में अकॉर्डिंगली ओवर द काउंटर एक्सचेंज चल रहे हो जहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया भी बड़ी ट्रांजिशन सिनेरियो में चल रहा है। तो एक्सपोजर टू लिबोर आर फ्रॉम लोन कॉन्ट्रैक्ट्स लिंक टू फॉरेन करेंसी, नॉन रेसिडेंट का अकाउंट्स वगैरह ये सब। तो ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स की हमें ज़रूरत तो थी, इसीलिए आरबीआई ने ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया, ताकि बैंक्स को अलाउ किया गया कि रोड्स जो आपके जितने भी रेट्स जो सेलेक्ट किए जाएंगे इसी करेंसी की बास्केट से किए जाएंगे। हमें किसी अब ब्रिटिश पाउंड के उसमें नहीं डिपेंड होना, किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सीधा सीधा हमारे पास ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट होगा, इसी से अकॉर्डिंग बैंक्स को अपनी रेट्स को चूज करना है फ्रॉम अ बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई। नाउ लेट्स मूव टू दी अदर वेज। जो आपके ऑल्टरनेटिव्स जो लिबोर के हैं वो क्या क्या हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। आरबीआई ने इसमें MMI4 को लिस्ट में डाला गया है। कुछ फॉल बैक क्लॉज भी हैं ना, आरबीआई ने साफ साफ पुश करा है इंसर्शन ऑफ फॉल बैक क्लॉजेस, ताकि रिमेनिंग द लेगेसी ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना एक एग्रीमेंट होता है, फॉल बैक क्लॉज एक तरह का एग्रीमेंट है रिवाइज कंसिडरेशन के लिए। ऑल्टरनेटिव इसके एक पैसो है, फॉर है, टिबोर है, शिबोर है, अलग अलग, जापान का, यूरोप का, बड़ी सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ट्रांजिशन में चैलेंज क्या है ना। तो चैलेंज ये है अडेप्ट करना, रिप्लेस करना सबसे बड़ा तो देखो यही है। उसके बाद डिफरेंट जुरिसडिक्शंस में आपने कहा कि ARR दे दिया गया, बंच ऑफ करेंसीज में से उठा लो कुछ भी जो उठाना है, जिसका भी रेट। ये आइडेंटिफाई करना और सूटेबल ढूंढना, ये एक मुश्किल काम है, ठीक है। फॉल बैक एड्रेस करना कि अगर मान लो बास्केट ऑफ करेंसीज बढ़ गई, वाइडर हो गई, फिर जितने भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने आप में सूटेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, किसको अवॉइड करें, किसको लें। तो लीगल ऑपरेशनल डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस जो हो रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ट्रांजिशन में इन्वेस्टमेंट लगेगा, इंटरनल सिस्टम में वापस से एडजस्टमेंट नहीं लगेगा, आपको टेक्नोलॉजी सारी अपग्रेड करनी पड़ेगी उस हिसाब से। लिक्विडिटी चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली आपकी मार्केट इनएफिशिएंसी, प्राइसिंग में इफेक्ट पड़ सकता है। तो लिबोर से AR का जो ट्रांजैक्शन है वो सेवरल स्टेप इन्वॉल्व करवाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को चाहिए, वो चेंजेस तो भले ही आएंगे, लेकिन स्टैंडर्डाइज होकर अगर गाइडलाइंस के बेसिस पे चलेंगे तो ज़रूर एक सही ट्रांजिशन हमारा हो पाएगा, स्मूदर ट्रांजिशन हो पाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस दी अदर न्यूज़ ऑफ द आर्टिकल, जैसे कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में दे रखा है। होप यू आर लाइकिंग द लेसन्स, तो ज़रा ध्यान से सुनते जाओ। LRS क्या है? देखो, अंडर द आरबीआई ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लॉन्च करी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इंक्लूडेड थी। ओवरसीज़ यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड है ना, इंडियन रेसिडेंट को बोला है कि भैया आप डॉलर
2.5 लाख की लिमिट तक का डॉलर यूज़ कर सकते हो आप, इंडियन रेसिडेंट्स के लिए बोला हुआ है। करंट स्टेटस था ये कि भाई जो प्रोविजंस थे ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के सारे जो रूल्स थे, इसमें एक्सक्लूड करा जाता था इंडियन ओवरसीज़ को, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर सकते थे। इस बार हमने बोला भाई करो, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो अब्रॉड हो रही थी वो काउंटेड इन LRS में होती थी, ऑलरेडी अकाउंट हो रही थी। डेमोग्राफिक अफेक्टेड, देखो इस रेगुलेशंस के बाद जो हमारी हाई स्पेंडिंग है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की जो फॉरेन विजिट्स वगैरह होती हैं, बाय रिपोर्टिंग द डिटेल्स ऑफ सारी ओवरसीज स्पेंडिंग जो है अथॉरिटीज़ को मिलती चली जाएंगी। तो दे हैव ब्रॉट अंडर दिस को ना फेमा के अंदर लेकर आया गया FM कैट रूल्स को, ताकि जितने भी रेसिडेंट इंडियंस हैं वो सब भी फ्री हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को फॉर एनी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, एक्सेप्ट जो भी आप विड्रॉल करते हो फॉरेन एक्सचेंज का वो प्रोहिबिटेड है। बाकी सारे जितने भी आपके ख़रीदारी है, बेच रहे हो फॉरेन एक्सचेंज को फॉर एनी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में, वो सब लिखा हुआ आएगा। तो LRS का बैकग्राउंड ध्यान रखना, ये स्कीम आपकी 2004 में आई थी। इसका मेन मकसद था एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को लिबरलाइज करना, स्मूदर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स का अब्रॉड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, जितने भी रेसिडेंट्स हैं ना इंडिविजुअल्स के, वो फ्रीली रिमिट कर सकते हैं $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर में, परमिशेबल करंट और ये लिमिट दी हुई है। ठीक है, इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड RBI की प्रायर परमिशन ले लो टू मेक एनी रेमिटेंस अबव दिस थ्रेशोल्ड, उसके बाद आप उसके ज़्यादा भी कर सकते हो। तो स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल कॉरपोरेट्स को, किसी पार्टनरशिप फर्म को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फंड में, ये सब ट्रस्ट वगैरह में नहीं जाएगा। रेमिटेंसेस खाली मिलेंगे, मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में ही मिलेगा। अब देखो दो तरह के रेमिटेंस होते हैं, एक प्रोहिबिटेड है, एक परमिशेबल है। प्रोहिबिटेड नाम से समझ आ रहा है कि आपको नहीं अलाउड है फॉर गिफ्टिंग टू अनदर रेसिडेंट फॉरेन करेंसी, ये सब अलाउड नहीं होता, प्रोहिबिटेड रेमिटेंस के अंदर आता है। कोई आप टेररिज्म के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है आपको, समझो बात को ना। उसके बाद कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस जो आप डालते हो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ में, वो भी अलाउड नहीं है। शेड्यूल 1 में सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सी जगह पे प्रोहिबिटेड है। परमिशेबल में कि प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री से नेपाल एंड भूटान, तो वो भी आप कर सकते हो। गिफ्ट देना, डोनेशन देना, किसी को गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, ई माइग्रेशन, ये सारा परमिशेबल रेमिटेंस होता है। अब्रॉड में स्टडी करना, ये सब परमिशेबल रेमिटेंसेस के अंदर आता है। नाउ द अनदर सेक्टर विच वी आर टेकिंग टुडे, दैट इज इंश्योरेंस सेक्टर इन द इकोनॉमिक सेक्शन ओनली। देखो रिसेंटली ना जो आपका IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने साफ साफ प्लान करा है कि हम ना वर्कआउट करेंगे विद जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स के साथ और एक बीमा ट्राइनिटी बनाएंगे। ट्रिनिटी बोल लो, ठीक है। ट्रिनिटी का मतलब 3 कॉम्पोनेंट्स। तो 3 कॉम्पोनेंट भाई क्या है वो, तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, कैरियर जिसे बोलते हैं, 3 बनाए गए हैं, ठीक है। सुगम, विस्तार और वाहक। सुगम में इंश्योरेंस जो डिस्ट्रीब्यूटर है 1-to-1 प्लेटफॉर्म्स में होगा, वन स्टॉप शॉप पर कस्टमर्स के लिए होगी, ठीक है। इसमें आप जो भी सर्विस रिक्वेस्ट सेटलमेंट करना चाहो, कोई क्लेम, तो उसी पोर्टल में हो जाएगा। बीमा विस्तार में कोई, इसमें आपका लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, कैजुअलिटी, एक्सीडेंट कवर्स होंगे इसके अंदर। बीमा वाहक में वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स होगी हर ग्राम सभा में, जो वुमेन के हेड्स जो हर हाउस होल्ड में उनको कन्विंस करेगी भाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट वगैरह के बेनिफिट्स को समझो, ये सब दो। अब यहाँ पर प्रपोज क्या किया गया, IRDAI ने ये प्रपोज करा है कि स्टेट लेवल कमेटी होंगी, वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है वो सारी की सारी दी जाएंगी। कोलैबोरेट करा है इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ ना, कमेटीज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान कर रहे हैं कि देखो अल्टीमेटली ना डाइवर्स कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए और इंश्योरेंस घर घर तक पहुँचे, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ घर घर तक पहुँचे, उसके तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। न्यू वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हैं, है ना, इस तरह से बनाई जा रही हैं कि वो मेंबरशिप जितने भी हैं वो सब इसके अंदर आएँ और लें। तो वैल्यू एडेड में क्या करा गया, जिम है, योगा मेंबरशिप है, नर्सिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उनको भी इसके अंदर कवर करना है। बीमा ट्राइनिटी के फ़ायदे क्या होंगे, अफोर्डेबल बंडल प्रोडक्ट होंगे, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ेगा, है ना, सेटलमेंट्स क्लेम्स बढ़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन इंडस्ट्री, बहुत सारे सेगमेंट को आप कर पाओगे। तो जो अभी तक इसका जो टोटल प्रीमियम है, हम 10th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली, हमारे पास इतना सारा प्रीमियम भी आ रहा है। डेंसिटी को बढ़ाना, पेनिट्रेशन अभी तक आप देखो इतना हो रखा है, आगे भी हमारी कोशिश है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में बढ़ता ही चला जाए। अब ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होते हैं, देखो किसी भी कंट्री में आप ग्रोथ ड्राइवर्स, स्पेशली इन इंडिया, कैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाओगे, तो ये देखो फैक्ट डेटा आपको पता ही है, बड़ा पेपर में पूछा जा रहा है, तो ज़रा ध्यान से सुन लो। इंडिया 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है वर्ल्ड की, और हम 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है वर्ल्ड में 2032। तो हमारा फेवरेबल डेमोग्राफिक है, वाई वी आर वर्किंग, ये हमारा 55% इंडिया की पॉपुलेशन जो 20 से 59 वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप में है, 2020 में थी, और एस्टिमेटेड है कि 56% 2025 तक हो जाएगी। तो हमारे पास ना यंग इंश्योरेबल पॉपुलेशन इंडिया में मौजूद है, इसीलिए वी आर वर्किंग फॉर द सेम। और मिडिल क्लास अब एक्सपेंड कर रही है हमारी,
डिजिटल बिहेवियर पैटर्न लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। पैंडमिक में लोगों को बिल्कुल इस बात का दिमाग दिया गया है कि येस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गो फॉर द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट, वहीं पे बढ़ा है हमारा। अब व्हाट इज़ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो रेशियो टोटल, मतलब एक साल के अंदर डोमेस्टिकली लोगों ने जीडीपी के अंदर टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा उसकी रेशियो बढ़ गई है, तो उसी को हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब क्या है, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा लिया गया है। अब देखो इसमें IRDA की बात आई है, तो IRDA का आपको पता होना चाहिए, इसका हेड जो है बात तेलंगाना के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, IRDA एक्ट 1999 से बनी थी, ठीक है, तो ये पता होने चाहिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे देखो एम्बिग्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कंज्यूमर को डर लगता है, हाई पेंडेंसी में डर लगता है उसको, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ता है, उससे डरता है वो, कंज्यूमर की अवेयरनेस नहीं है, रूरल पार्टिसिपेशन कम है, गैप्स हैं, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है कई कई जगहों पर, कई कई एरियाज़ में। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसीलिए ले रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत, PM जन आरोग्य योजना को कई सारे जो बेनिफिशरीज थे उसके साथ वहाँ पे इनिशिएटिव लिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सारे इसी के साथ आयुष्मान कार्ड के साथ ही डाले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी रेस कर रही है, FDI डोमेस्टिक इंश्योरेंस भी बढ़ा रही है, 74% कर दिया, देखो आप 49% से। तो IRDA ना इस वक्त बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटरी फेज़ पर है, UPI लाइक मूवमेंट है उसकी भी, इसीलिए वो बीमा ट्राइनिटी प्लान के बारे में सोच रही है, ताकि वो जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस जितनी भी फॉर्म्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर इंश्योरेंस फॉर ऑल कर दे। देखो इसका अल्टीमेट एम क्या है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इसी को लेके वो चल रही है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर आर्टिकल, डेमोग्राफिक डिविडेंड विल टेक इन द नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वाले उसमें हम ले लेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है, वेल कम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सीरीज़, है ना, उसमें हम आगे के भी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।